क्लास में आपका स्वागत है। संविधान निर्माण, इसमें आज देखिए एक नए संविधान की ओर। कल हम लोगों ने अफ्रीका की कहानी देखी थी, रंगभेद के खिलाफ जनसंघर्ष और विरोध बढ़ता गया, तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर ज़बरदस्ती से अछूतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। ये अफ्रीका की कहानी है, कल भी जो बताई गई थी। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, मतलब जो ऐसे कानून थे जिनमें भेदभाव था उनको वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गईं। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था अब इस तरह से समाप्त हो गई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, यानी ये दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे, इनके ही मुंह से समझें। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह जो केवल रंग के भेद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था। यानी जो जनता थी वो तो एक दूसरे पर भरोसा करती थी और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें, यानी जो अच्छा हो उसे ना छोड़ें, और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। यानी मनुष्य जाति पर विश्वास करना चाहिए। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं, यानी अश्वेत लोग भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, यानी जितने नस्ल हैं उनको, और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। यानी दक्षिण अफ्रीका की पूरी जनता को बराबर समझें, सबको मानवाधिकार मिले। और एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। तो इस तरह से नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी हैं। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, यानी संविधान का निर्माण करने में समय लिया, 2 वर्षों की बात, 2 वर्षों तक चर्चा की और फिर नया संविधान बनाया। तो नया संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। यानी इतना अच्छा संविधान बनाया था दक्षिण अफ्रीका में, और इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में, यानी कोई मुश्किल मामले हैं तो उनके समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना
इस संविधान से संसार के दूसरे देश भी प्रेरणा लेते हैं और 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। और यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों के द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के ढंग, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ये संभव हो सका। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बातें समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, यानी पुरानी जो बीत गई उसकी भी और आगे भविष्य में जो कुछ मतलब भविष्य के लिए जो कर सकते हैं उसकी भी बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? अब इस बात को समझें, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? तो लोकतांत्रिक देश में, जैसे लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पहले पाठ में पढ़ा था लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या। तो लोकतंत्र में संविधान इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो जो सरकारें बनेंगी वो मनमानी करेंगी, क्योंकि संविधान क्या है? संविधान नियमों का संग्रह है और उन्हीं नियमों पर चल करके किसी की भी सरकार बने उसे काम करना होता है। इसलिए जो है संविधान ज़रूरी है। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। और इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। जो एक दूसरे से लड़ रहे हों और तुरंत फिर उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़े तो ये बहुत मुश्किल काम है। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर भी थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, यानी जो बहुमत पर है, बहुमत का जो सिद्धांत है वो रहना चाहिए। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी कि ये हमारी संपत्ति न छिन जाए, हमारे अधिकार न छिन जाए। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, यानी गोरे लोग मान गए कि हाँ बहुमत पर शासन चले और एक व्यक्ति का एक वोट, इसको भी वो मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों, यानी जो संख्या में कम है, गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित पढ़त में लिख लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने के लिए बाध्यता रहेगी। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं संविधान के माध्यम से। संविधान क्या है? नियमों का संग्रह, और ये संविधान एक मतलब ये नियम उसमें लिख दिए गए हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप से मौजूदा होता है। इन्हीं लिखित नियमों में
नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे, यानी इन नियमों पर जो भी नहीं चलेगा वो दंड का अधिकारी होगा और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हों, लेकिन थोड़े बहुत तो मतलब उनमें कटुता हो सकती है। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है और इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं, यानी देश की जनता या देश के नागरिक और सरकार के बीच कैसे संबंध होंगे। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख बातें आती हैं। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा है, वह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों या ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना और भी ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।